Good morning, students. Welcome back to SD online classes. In previous class, we start our new lesson, that is microorganisms, friend और foe. हमने अपना नया लेसन शुरू किया था. इसमें हमने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कितने उसके प्रकार होती हैं, यानी किस किस फॉर्म में वो मिल सकते हैं और वो कहाँ पर रहते हैं. तो एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, इससे आगे चलेंगे. हमने बात की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि कैन नॉट सी विद द आइज अलोन, जो सिंपल आंखों से दिखाई नहीं देते, दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद हमने बात की थी कि इसके कितने प्रकार हैं. दे आर मेनली 4 कैटेगरी बनती हैं इनकी, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गाइज. और एक और जो हमने स्पेशल टाइप की कैटेगरी भी बताई थी आप लोगों को, दैट इज़ वायरस. तो ये इनके मेजर ग्रुप बनते हैं जिसके अंदर हम इनको रख सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखते प्लेस करते हैं. जिसमें एक वायरस जो है वो खास होता है कि भी उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी को बनाता है. और हमने इसके बाद हमने बात की थी कि भी वो कहाँ पर पाए जा सकते हैं, वेयर दे रिजाइड और दे फाउंड. हमने बताया था आपको वो कहीं भी हर जगह, हर उस जगह मिल सकते हैं जहाँ पर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रिजाइड कर सकता है, चाहे वो बर्फ़ में हो, आइस कोल्ड में भी हो सकता है, हॉट स्प्रिंग में भी हो सकता है, वो डेजर्ट्स में भी पाया जा सकता है, मार्शी लैंड पर भी पाया जा सकता है, और हम एनिमल्स के इनसाइड भी पाया जाता है, इवन ह्यूमंस के और एनिमल्स के इनसाइड में पाया जाता है. और इस प्रकार इनकी प्रेजेंस लगभग हर जगह पाई जाती है. यदि हम बात करें कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो यदि हम 100 ग्राम मिट्टी लेते हैं तो उसके अंदर कई 10 करोड़ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं. इवन तो एक सुई की नोक के ऊपर भी कई लाखों बैक्टीरिया पाए जाते हैं. तो इस प्रकार से ये बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनकी प्रेजेंस लगभग हर जगह पाई जाती है. अब हम बात करने वाले हैं इससे आगे, दैट इज़ microorganisms and us. our new topic, that is microorganisms and us. इसमें हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस प्रकार से काम आ सकते हैं और ये हमारे लिए क्या परेशानी भी क्रिएट कर सकते हैं. इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. मेनली फोकस हमारा रहेगा ये हमारे किस प्रकार से काम आ सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर. कैसे? क्योंकि ये बहुत जगह बेनिफिशियल हैं, बेनिफिशियल फॉर इन मैनी वेज, वेयर एज अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज. जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये बहुत जगह हमारे लिए काम भी आते हैं. लेट अस सी ये किस प्रकार से हमारे लिए यूज़फुल हैं. आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में दही जमाते हैं, कर्ड जमाते हैं, तो वो कर्ड जो है वो किस से बनता है? जब हम एक गर्म को ल्यूक वार्म मिल्क के अंदर थोड़ा सा दही डाल के उसको अच्छे से स्टीयर कर देते हैं, मिला देते हैं और उसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं विदाउट डिस्टरबेंस. सुबह देखते हैं तो वो जो दूध था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और दही में बदल जाता है. तो आपने कभी सोचा ये किस वजह से हुआ? दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस.
They are used in the preparation of curd, bread and cakes. इवन अगर हम बात करें तो ये बहुत पुराने ज़माने से अल्कोहल वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता रहा है। किसके बनाने में? अल्कोहल प्रिपरेशन में। अल्कोहल प्रिपरेशन पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। और हम इसके बाद बात करते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में भी मदद करते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे मदद करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। आपने देखा होगा कि आप डेली फलों का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, इवन फूड भी कई बार हमारा वेस्ट हो जाता है, उस जो बच जाता है उसको भी आप देखते होंगे कुछ समय बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। तो आप उन सब का क्या करते हैं, उसको आप ले जाकर बाहर कहीं एक जगह पर प्लेस कर देते हैं और वो कुछ समय बाद वो आप देखते होंगे वो वहाँ पर नहीं मिलता और वो क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है मिट्टी के अंदर। वाई, हाउ, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? डू यू नो अबाउट दैट? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो ये जो मटेरियल था इसको बैक्टीरिया ने क्या किया, हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया और जो कि यूजेबल होगा। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स इसको फिर से एब्जॉर्ब कर पाएंगे और उनके यूज़ में आएगा और वो फिर से फ्रूट और वेजिटेबल्स हमारे को दे पाएंगे। इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ भी होता है, दैट इज़ मेडिसिनल यूज़। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मेडिसिन प्रिपेयर करने में। इवन एग्रीकल्चर सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी होता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि वेजिटेबल पील्स और जो जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो मिट्टी में गिरने के बाद मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया और पाए जाते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, दे फिक्सिंग नाइट्रोजन। जैसे कि हमने शायद पिछले लेसन में हमने बताया था आपको, दैट इज़ जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है दैट इज़ नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट को देता है और कुछ सॉइल में मिक्स कर देता है। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और यही नाइट्रोजन कंटेंट जो प्लांट है उसकी ग्रोथ के अंदर काम में आते हैं। अब हम बात करेंगे दैट इज मेकिंग कर्ड एंड बैक्टीरियाज। कर्ड में हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं, 7th में भी हमने पढ़ा है और हमने इससे पहले भी आपको बताया कि भाई कर्ड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज़ नोन एज लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। क्योंकि ये क्या करता है, जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कोएगुलेट कर देता है। कोएगुलेट मतलब थोड़ा सा सघन कर देता है उसको आपस में मिलाकर, जिससे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है वो प्रोटीन और वो दही हमारे को मिल्क से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है कि गाढ़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार और भी बहुत से फूड आइटम्स हैं जो कि बैक्टीरिया के हेल्प से बनाए जाते हैं। जैसे चीज़ बनाने में यूज़ होता है, पिकल बनाने में भी यूज़ होता है और भी बहुत सारे फूड आइटम जैसे ब्रेड वगैरह हुआ, तो इस प्रकार से इसमें यूज़ होते हैं। आपने सभी ने इडली डोसा खाया होगा। क्या आपने कभी सोचा कि ये इडली कैसे बनती है? क्या हम इडली के जो चावल का आटा होता है उसमें हम दही क्यों मिलाते हैं, या जो भटूरे हम यूज़ करते हैं उसमें हम दही का यूज़ क्यों करते हैं, उस आधे मैदा में हम दही का प्रयोग क्यों करते हैं? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टू मेक इट सॉफ्ट एंड फ्लफी। चलिए हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडली एंड भटूराज इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? क्या आप कभी गेस करेंगे इसको कि भी क्यों, ऐसा क्यों कि हम भटूरे के आटे में दही का प्रयोग करते हैं? चलिए अब आगे जानते हैं इसके बारे में।
छोटी सी एक्टिविटी है जिसको हम परफॉर्म करते हैं इस काम के लिए, कि जो जनरली इडली या भटूरे वगैरह बनाने में जो यूज़ होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या आटा लेते हैं, दैट इज़ मैदा या आटा लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर मिक्स करेंगे, सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और थोड़ा सा गर्म पानी मिला के ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर। हम उसमें क्या डालेंगे, यीस्ट पाउडर डालेंगे, जिससे क्या होगा, उसको फिर उसके अच्छे से गूंद लिया, और नरम सा आटा गूंदने के बाद उसको हम प्लेस कर देते हैं कुछ समय के लिए, 2 आवर्स को उसको छोड़ दीजिए। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे कि आपने आटा इस प्रकार से दिख रहा था, तो कुछ समय बाद क्या होगा, इट विल सीज लाइक दैट, रेज्ड बन जाएगा। इसका कैसा नज़र आएगा, इस प्रकार से फूला हुआ नज़र आएगा। अब कोई सोचेगा क्यों हुआ ऐसा, ये इस वजह से हुआ क्योंकि उसके अंदर जो हमने यीस्ट पाउडर डाला था, यानी कि यीस्ट जो था एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसने क्या किया, उसके अंदर जब उसने रेस्पिरेशन किया तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसने छोड़ी, जिसकी वजह से वो उस आटे में जगह जगह रुक गई, जिसकी वजह से वो फूल गया, उससे उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसीलिए हम ब्रेड वगैरह बनाने में इस यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं, पेस्ट्री बनाने में यूज़ करते हैं, और हम केक्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा फ्लोफी यानी कि सॉफ्ट उसका बन जाता है। अब बात आती है कि इसका हम कॉमर्शियल यूज़ भी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कॉमर्शियल यूज़ करते हैं। अब कॉमर्शियल यूज़ क्या होता है, कॉमर्शियल मतलब उसका व्यापारिक इस्तेमाल, वाणिज्यिक इस्तेमाल। अब क्या होता है वो व्यापारिक इस्तेमाल, जैसे इसको हम वाइन बनाने में यूज़ करते हैं, क्या बनाने में, वाइन, अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, वाइन प्रिपेयर करते हैं, एसिटिक एसिड इससे प्रिपेयर किया जाता है। एसिटिक एसिड को हम अपनी नॉर्मल भाषा में विनेगर कहते हैं, या हिंदी में उसको सिरका बोला जाता है। सिरका हम जो फलों में सब्जी वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं, और इवन अचार पिकल वगैरह बनाने में हम विनेगर का यूज़ करते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। यीस्ट का जो प्रयोग है वो हम अल्कोहल का कॉमर्शियल पर्पज से प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। वो अल्कोहल जो है वो दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब ये उगाई कैसे प्रमोट की जाती हैं, फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन इन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट जूसेस। आपको पता ही होगा कि जो जितने भी ग्रेन्स होते हैं या सैरल्स होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी कार्बोहाइड्रेट को जब हम यीस्ट के साथ मिक्सअप कर देते हैं तो वो उसकी जो कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट कर देता है, और उसमें से अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है। तो इस प्रकार से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कॉमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि अल्कोहल वगैरह या मेडिसिन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, हम आप जब आप क्लास में आएंगे तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करवाएंगे, जिसमें कि एक सिंपल सा है, उसमें पानी लिया जिसमें थोड़ा शुगर मिलाई, शुगर मिलाने के बाद हम उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालते हैं, उसको यदि हम 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद में आप जब देखेंगे तो उसके अंदर एक एक अजीब सी स्मेल आती है, जो कि एक अल्कोहल के बनने की स्मेल होती है। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन, दैट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है, दैट इज़ दिस इज़ ए स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। इसमें क्या हुआ, शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगी बाय यीस्ट, तो अल्कोहल की एक अलग स्मेल होती है, और जिसकी वजह से उसके अंदर ये स्मेल आनी शुरू होती है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो अल्कोहल का शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। और ये सबसे पहले लुईस पास्चर ने 1857 में इसको
इसका पता लगाया था कि भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ऐसा हो जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट उसमें चलें तो आता है हमारे पास मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम मेडिसिनल यूज़ भी करते हैं। आप सोचते होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे को केवल बीमारी लगाते हैं, तो इसका मेडिसिनल यूज़ क्या हो सकता है। जिस प्रकार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हैं, इसी प्रकार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो बनाए हुए प्रोडक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में मदद करते हैं। तो इसी आधार पर हम उसका यूज़ मेडिसिन के रूप में करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आप जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है आपको, सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। क्या देता है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल देता है या इंजेक्शन देता है। उसमें से एक पॉपुलर नेम आता है पेनिसिलिन, जो कि सबसे पहले एक एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था। अब आते हैं इसका सोर्स क्या है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो पेनिसिलिन हमें मिला था ये कहाँ से मिला था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिला था। दीज मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ऐसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने वाली जो मेडिसिन है उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। आजकल तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। अगर हम नाम लें तो पेनिसिलिन तो सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई थी या इन्वेंटेड हुई थी। उसके बाद तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एराइथ्रोमाइसिन की प्रकार की कई और उससे भी एडवांस और अच्छी एंटीबायोटिक जो कि ज़्यादा बैक्टीरिया के ऊपर असर करती हैं। और सबसे पहले ये एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को रोकते हैं। कैसे किया था देखिए, हम छोटा सा इसमें बता रखा आपको। फ्लेमिंग जो थे वो अपने काम कर रहे थे किसके ऊपर, डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया के ऊपर ही। उनको उनकी एक प्लेट पर उनको दिखाई दिया कि ग्रीन मोल्ड दिखाई दी। ग्रीन मोल्ड क्या होता है, एक जैसे कि फंगस होती है। मोल्ड क्या होती है, फंगस होती है। एक ग्रीन मोल्ड दिखाई दी जिसने कि उस प्लेट के ऊपर की बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोक दिया था। वहाँ पर जहाँ पर वो ग्रीन मोल्ड पाई थी वहाँ पर किसी प्रकार की ग्रोथ बैक्टीरिया में नज़र नहीं आई। इवन वो बैक्टीरिया भी ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने उसी से इनको प्रेरणा मिली और उन्होंने एक स्पेशल प्रकार की मोल्ड तैयार की जो कि पेनिसिलिन के नाम से जानी जाती है। और वो पेनिसिलिन फर्स्ट पहली एंटीबायोटिक जो कि मार्केट में आई थी। देखिए, ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इन फैक्ट इट आल्सो किल्स द मैनी टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस दे प्रिपेयर्ड मोल्ड पेनिसिलिन। और वो चीज़ पेनिसिलिन फिर प्रिपेयर की गई थी। अब बात करते हैं हम आगे कि जो जनरली जो तैयार की जाती हैं, दीज आर दी एंटीबायोटिक्स। ये क्या कहलाती हैं, एंटीबायोटिक्स। वो मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती हैं या ख़त्म करती हैं, उनको हम एक स्पेशल नाम बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज एंटीबायोटिक्स। और ये जनरली किससे बनाए थे, फंगाई और बैक्टीरिया से ही बनाई जाती हैं। और ये क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फैड of livestock and poultry to check microbial infection in animals। हम इन एंटीबायोटिक का यूज़ अपने पोल्ट्री फार्म के अंदर अगर कोई समस्या होती है तो उसको भी रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। उनकी फीड के अंदर इसको मिला दिया जाता है, जिससे जब वो खाते हैं तो उनके अंदर जो बैक्टीरिया या कोई ऐसे प्रकार की कोई बीमारी फैलने की संभावना को ख़त्म
कर देती हैं। अब बात ये आती है एक इसी के बाद एक नए जो टर्म है, दैट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में आपने शायद इससे पहले कभी सुना हो या नहीं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इसके बारे में मैं जानता था और मुझे कुछ कम पता था, लेकिन आज उसके बारे में अच्छे से पता लग गया। तो आपने देखा होगा कि हम 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं। ये पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, इसका क्या मतलब है? वो कोई दवाई देते हैं पोलियो की? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि बच्चे को पोलियो हो गया था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ था वो, लेकिन हमने उसको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई। वो किस लिए पिलाई? ताकि पोलियो ना हो सके। अब पोलियो ना हो उसके लिए पहले से कोई दवाई बनी है? नहीं, दवाई नहीं होती। दीज आर दी माइक्रोब्स, you can say these are the dead or destroyed viruses of some disease that is injected into the body to prevent from that same disease, that is known as vaccines। चलिए आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वैक्सीन क्या होती हैं, कैसे काम में आती हैं या वो कैसे काम करती हैं। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ कि हमने पहले क्या बताया था, एंटीबायोटिक। अब इसी एंटीबायोटिक से रिलेटेड एक वर्ड आता है एंटीबॉडीज। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट एंड इन्वेडर। अब क्या होता है कि जैसे आप सांस लेते हैं, आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आपके अंदर बैक्टीरिया की एंट्री होती ही रहती है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स आपके अंदर जाते ही रहते हैं। तो हमारी बॉडी ने भी इसके लिए एक मैकेनिज़्म बना रखा है, एक डिफेंस मैकेनिज़्म बना रखा है जो कि इनसे लड़ने का काम करता है। अब वो जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जैसे कि हमने WBC के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ा था कि WBC क्या काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है और हजम कर जाता है, खा जाता है और ख़त्म कर देता है हमारी बॉडी से। सेम वही जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आ गए फॉरेन मटेरियल हैं उनको ये मारने का काम करती हैं, ख़त्म करने का काम करती हैं। The body also remember how to fight the microbe if it enter again। हमारी जो बॉडी होती है वो रिमेंबर रखती है कि भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर घुसा था और उससे कैसे लड़ना है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये यही काम करती हैं। सो इफ़ डेड और वीकेंड microbes are introduced in the healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. These antibodies remain in the body and prevent us। अब हमने जैसे शुरू में बात की थी कि पोलियो की हम जो ड्रॉप पिलाते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं होती। इससे पहले भी जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी टीके लगते हैं, आपने सुना होगा टीका लगवा दिया है, BCG का टीका, और इंद्रधनुष नाम से एक वैक्सीन आती है जिसमें वो 7 बीमारियों के लिए एक ही वैक्सीन काम करती है। और इसी प्रकार से पोलियो ड्रॉप जैसे मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर उन्हीं पर्टिकुलर बीमारी के वायरसेस, उन्हीं पर्टिकुलर बीमारी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि या तो डेड उसमें होते हैं या फिर बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनको फ्रीज कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो एक्टिव नहीं होते। लेकिन जब वो हमारे शरीर में, बॉडी में जाते हैं तो हमारे ब्लड में उनके
अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं। क्या क्रिएट हो जाती हैं? एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ उनके साथ फाइट करती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में हमेशा के लिए प्रोड्यूस हो जाती हैं, और वो कभी भी उस प्रकार का कोई वायरस आया तो उससे लड़ने में पहले ही तैयार होती हैं। इसी प्रकार हम पोलियो की ड्रॉप अगर 5 साल तक बच्चे को पिलाते हैं 2 3 5 7 बार, तो वो उसको उसके बाद पोलियो होने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, और वो एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है पर्टिकुलर बीमारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी एंड वी प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क। तो इस प्रकार से वैक्सीन जो है वो काम करती हैं। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि पहले ही वैक्सीन देकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। आपने शायद समाचारों में भी सुना होगा कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही भयंकर समस्या हो रही है, और डॉक्टर इसके इलाज में जुटे हुए हैं। तो इसका इलाज खोजने में क्या लगे हुए हैं? वो इसी के लिए एंटीडोट तैयार कर रहे हैं, जो कि एक बार वैक्सीन दे दी जाए और वो फिर दोबारा ये वायरस कभी अटैक करे तो हम उससे बिल्कुल ही सेफ रह सकें। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, और जल्द ही इसके लिए वैक्सीन भी हमारे को मिल जाएगी। थोड़ा सा हम पीछे रिकॉल करते हैं कि भाई हाँ, बचपन में जाते हैं थोड़ा सा। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज? क्या आप इसके बारे में डिजीज़ की लिस्ट बना सकते हो? ये कौन कौन से इंजेक्शन लगे थे? अपने पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कस करना और पता करना वो आपकी इस बारे में हेल्प कर सकते हैं। It is essential to protect all children against the disease. Necessarily, vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen in the advertisement on TVs and newspaper regarding protection of children against the polio. पल्स पोलियो प्रोग्राम, हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है, हर साल में 2-3 बार ये लोग आ जाते हैं पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए। भाई 5 साल से छोटे बच्चे को ड्रॉप पिलाई जाती हैं, और इवन जिसको ड्रॉप पिलाते हैं उसके ऊपर एक मार्क भी लगा देते हैं ताकि वो बच्चा दोबारा ना आ जाए पोलियो की ड्रॉप लेने की, क्योंकि इसकी मात्रा भी एक सी लिमिटेड होती है। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया जाता है, और आज के समय में जो इंडिया जो है वो लगभग पोलियो से फ्री हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन्स। आजकल ये वैक्सीन जो होती हैं काफ़ी लंबे बड़े स्केल पर बनाई जाती हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द सेवरल डिजीज़। अब बात आती है कि ये और क्या हमारे लिए मदद कर सकता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटीज़। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो डिजीज़ से कैसे बचाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनती, एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये हमारे और किस काम में आते हैं, कॉमर्शियल हम पर्पज से यूज़ करते हैं, और हम अपने इवन घरों में भी माइक्रो ऑर्गन का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या बचता है, दैट इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले लेसन में बता भी चुके हैं, आज हम एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं इस बारे में। सम बैक्टीरिया and blue-green algae are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich the soil with the nitrogen and increase its fertility। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा बड़ी अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है, कोई बताएगा? रिमेंबर, नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या ये हमारे यूज़ में आती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यूज़ में भी आती हैं। अब वो कैसे यूज़ में आती हैं? हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन यूज़ में आती है, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो गैस जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ये क्या यूज़ आती हैं? ये
कुछ बैक्टीरिया इसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और इसको वाटर सोल्यूबल कंटेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल में मिक्स हो जाती है। सॉइल में मिक्स होने के बाद वो फिर वाटर के थ्रू प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया हमारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में, जिसको प्लांट या ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, ये क्या करते हैं, उनको फिक्स करते हैं ताकि प्लांट उसको यूज़ कर सकें और उनके लिए फूड बना सकें, और ताकि प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो सके और प्लांट के अंदर प्रोडक्शन अच्छी होगी, तो वही मटेरियल हमें मिलेगा या किसी एनिमल को मिलेगा, वो फिर एनिमल भी ग्रोथ करेगा। तो इस प्रकार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाकर। क्या बढ़ाते हैं? नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ आपको डायग्रामेटिकली दिखा रखा है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गाइज। कुछ इसमें डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश की गई कि ब्लू ग्रीन एल्गाइज इस प्रकार के बहुत ही छोटे हैं, ये माइक्रोस्कोप से बहुत बड़े करके फिर दिखाए गए हैं। आपको पता होगा शायद माइक्रोस्कोप जो होता है वो कितना बड़ा कर देता है। हमने आपको माइक्रोस्कोप दिखाया भी था क्लास में, दैट इज 10 टाइम 25 तो 45 टाइम्स तक बड़ा कर सकता है। यदि हम और बात करें तो आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका है, जो कि कई हजार गुना बड़ा कर सकता है। एक बहुत ही छोटी चीज़ को वो कई हजार गुना बड़ा करके दिखाता है, जिससे कि हमें आज के टाइम में हमारी स्टडी जो है वो पॉसिबल हो पाई है। अब हम बात करेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी मदद करते हैं। अब इसके बारे में शायद टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ क्या होता है कि आपने मैन्योर के बारे में सुना होगा। मैन्योर क्या होती है? दैट इज़ जो वेजिटेबल पील्स और जो वेस्ट होता है, हम उसको क्या करते हैं, एक खड्डे में डाल देते हैं, उसमें कुछ समय बाद माइक्रो उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर के अंदर। और मैन्योर जब हम खेतों में डालते हैं तो वो मैन्योर जो है हमारे प्लांट के लिए यूज़फुल होती हैं और वो प्लांट की ग्रोथ को मदद करती हैं। एक तो उसने मदद कर दी प्लांट की कि उसको फूड मिल गया, दूसरा उसको क्या किया है, हमारे इन्वायरमेंट में को क्लीन कर दिया। ना तो वहाँ पर जब हमने खड्डे में डाले थे, उसके बाद उस खड्डे में निकाल के हम मिट्टी में मिल जाएंगे और वो काम में आ जाएंगे और इन्वायरमेंट हमारा साफ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। इस काम को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम डेली सब्जी वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनके जो पील्स निकलते हैं, पील्स यानी कि उनके जो छिलके हम उतारते हैं, उसको आप एक पॉट लीजिए जिसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालिए और उसके बाद डेली 2-3 दिन का आप वेजिटेबल पील्स उसके अंदर डालकर एक साइड में रख दीजिए, घर के साइड के किसी कोने में जहाँ पे थोड़ी बहुत अंधेरा सा हो, वहाँ पर आप रख दीजिए। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो वहाँ से उसको अच्छे से ढक देना ताकि जो बाहर ना निकले और वो अंदर ही अंदर गल के मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। कुछ समय बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल मिट्टी में मिक्स हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार वो इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं हमारे। तो ये एक्टिविटी एक थोड़ा से आप इसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना बहुत समय मिलेगा इस एक्टिविटी को करने का। क्या करेंगे आप इसमें कि 2 पॉट लेंगे, उसमें आप एक में दोनों में आधी आधी मिट्टी भर देंगे, एक में केवल वेजिटेबल पील्स डाल के उसको एक अलग से रख देंगे और एक में आप प्लास्टिक का कचरा डालो और एम्प्टी बोटल्स वगैरह कुछ भी ऐसा जो प्लास्टिक है या कुछ और किसी और प्रकार का वेस्ट हो उसको डालो। तो आप देखेंगे कि
कुछ 2-3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सब्जी जो पील्स थी ना मिट्टी में, वो मिट्टी में मिक्स हो चुकी हैं, जबकि प्लास्टिक वगैरह का जो कचरा था वो एज इट इज़ पड़ा है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये डिकम्पोज किस वजह से हुआ? डिकम्पोज किस वजह से हुआ भाई? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गए, और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स निकले वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के द्वारा यूज़ कर लिए गए। किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा वो यूज़ कर लिए गए, यूज बाय द प्लांट्स अगेन। जबकि जो बी पॉट में जो हमने ग्लास या एम्प्टी बोटल्स या कुछ पॉलीथीन या कुछ डाला था, वो कुछ उनका कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाए और उनको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एनिमल्स भी आपने देखे होंगे कि क्या होते हैं। एनिमल्स जो मर जाते हैं उनको या तो हम मिट्टी में दबा देते हैं, या फिर वो अगर मिट्टी के ऊपर रहते हैं तो स्मेल करते हैं, इसलिए हम उसको मिट्टी में दबा दें, और कुछ समय बाद जब हम देखें तो वहाँ पर मिट्टी के अंदर वो दोबारा अगर देखें कुछ हफ्ते बाद तो वो हमारे को वहाँ नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको डीकम्पोज करके मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, मैन्योर बना देते हैं, और वो फिर से हार्मलेस कंपाउंड बना दिया और वो फिर से यूज़ में आने लायक हो जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके क्या यूज़फुल यूजेस हैं, आप कह सकते हैं उसके जो पॉजिटिव यूजेस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। कल हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी रफ नोटबुक में करने हैं। थैंक्स फॉर टुडे।